सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक क्लासेस बाय आर के सर में। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एक महत्वपूर्ण अध्याय है उत्पादन। उत्पादन के अंतर्गत कई चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिन्हें पहला होता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन, उत्पादन किस प्रकार होता है, उत्पादन के साधनों के द्वारा इसका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। अल्पकाल दीर्घकाल में उत्पादन कैसे होगा, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग उत्पादन फलन में करते हैं। उसके बाद दूसरा है उत्पादन लागत। जब भी उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उत्पादन के साधनों के बदले उसे कुछ भुगतान करना पड़ता, कुछ राशि उसे व्यय करनी होती है। यह राशि जो व्यय की गई वह उत्पादक की लागत कहलाती है। तो उत्पादन लागत में हम लोग उत्पादक को होने वाली जो लागत है, लगने वाली जो लागत है, उसका अध्ययन करते हैं कि उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार व्यय करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आगम की धारणाएं, यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। आगम का अर्थ होता है जब उत्पादक वस्तुओं का निर्माण कर लेता है, उत्पादन कर लेता है, तो वह वस्तुओं को बेचता है। तो बेचने से जो उसे आय प्राप्त होती है उसे आगम या रेवेन्यू कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो अध्ययन करेंगे जिस अध्याय का, वो उसका नाम है उत्पादक का संतुलन। तो उत्पादक किस अवस्था में संतुलन को प्राप्त करता है, उसके लिए लागत और आगम, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। इन दोनों के द्वारा ही, यानी जो कॉस्ट है, लागत है, और आगम जो रेवेन्यू है, इन दोनों रेखाओं के द्वारा ही, इन दोनों प्रकार से ही उत्पादक को संतुलन की प्राप्ति होती है। यानी उत्पादक देखता है कि किसी वस्तु के उत्पादन करने में उसे कितना लागत लग रहा है और उससे उसे कितना रेवेन्यू यानी आगम की प्राप्ति होगी। जहाँ लागत और आगम आपस में बराबर हो जाते हैं, वहाँ उत्पादक को संतुलन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हम लोग पूर्ति आपूर्ति के नियम का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब उत्पादक उत्पादन कर लेता है तो बाजार में वस्तुओं को वह भेजता है, उपलब्ध कराता है। तो बाजार में वस्तु को उपलब्ध कराना ही पूर्ति है। तो पूर्ति के नियम में हम ये जानेंगे कि उत्पादक किस प्रकार वस्तुओं को उपलब्ध कराता है। इसी के साथ ही हम लोग पूर्ति की लोच का भी अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार पूर्ति में लोच पाई जाती है। तो उत्पादन के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन सभी का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग एक एक कर वीडियो में देखेंगे। उत्पादन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बिना उत्पादन के किसी वस्तु को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहला प्रश्न यहाँ उठता है कि उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या होता है। तो सामान्य भाषा में जब बात करते हैं, जब सीधे साधे बात करते हैं हम लोग, तो किसी वस्तु का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। लेकिन विज्ञान की भाषा में जब बात करें हम लोग, तो हम लोग ना तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, ना ही किसी वस्तु को नष्ट कर सकते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग किसी भी वस्तु का रूप बदल देते हैं। उस रूप को बदलने से उस वस्तु, जो नई वस्तु बनेगी, उसमें उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। यानी किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना या वृद्धि करना
उत्पादन कहलाता है। यहाँ सृजन जो है यानी जो वस्तु की उपयोगिता में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। यदि उदाहरण के रूप में देखें तो लकड़ी का एक टुकड़ा है जिससे हम लोग फर्नीचर बना लिए, कुर्सी बना लिए, टेबल बना लिए। तो लकड़ी का टुकड़ा से जो कुर्सी टेबल बनाया गया तो कुर्सी टेबल की उपयोगिता जो है उस लकड़ी के टुकड़े से ज़्यादा है। यानी जैसे ही कुर्सी बनाई गई, टेबल बनाया गया, उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो गई, उपयोगिता में सृजन हो गया। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि उत्पादन करना इकोनॉमिक्स की भाषा में किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना कहलाता है। उत्पादन की 3 अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये 3 अवधारणाएं हैं कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। जब कोई उत्पादक किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का जो निर्माण करता है, उत्पादन करता है, उन सभी को सम्मिलित रूप से एक साथ हम लोग कुल उत्पाद कहते हैं। यानी उत्पादक उत्पादन के साधनों के द्वारा, जिसे इनपुट्स कहते हैं, उसके द्वारा जितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करेगा उन सभी इकाइयों के जोड़ को कुल उत्पाद कहते हैं। दूसरा है, ये पहला हो गया। दूसरा अवधारणा जो है वह है सीमांत उत्पाद की अवधारणा। सीमांत उत्पाद की अवधारणा बताती है कि उत्पादन के लिए जब साधनों की अतिरिक्त इकाइयों को लगाया जाता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को लगाया जाता है, तो उससे उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। यदि अल्पकाल में जब हम सारी उत्पादन साधनों को स्थिर रखते हुए सिर्फ एक साधन को परिवर्तनशील करें और उसकी इकाइयों को लगाने से जितना उत्पादन होता है, तो प्रत्येक इकाई लगाने से जितना उत्पादन में वृद्धि होगी वह सीमांत उत्पाद कहलाएगा। इसलिए इसको MP मार्जिनल प्रोडक्ट N यहाँ इकाई है, इसको लोग TPN माइनस TPN माइनस 1 से दर्शाते हैं। ये पूरा इसका लिखने का तरीका है। TPN मतलब कुल उत्पाद की इकाइयाँ, मतलब कुल उत्पाद कितना हुआ है, माइनस TPN माइनस 1 है। यानी एक अतिरिक्त इकाई को माइनस करने से हमें सीमांत उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा है औसत उत्पाद। प्रत्येक इकाई के लिए जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसे हम औसत उत्पाद कहते हैं। यानी उत्पादन के साधन की इकाइयों से जो उत्पादन प्राप्त होता है, यानी जो आउटपुट प्राप्त होगा, तो प्रत्येक इकाई के लिए जितना वस्तु का निर्माण हुआ वह औसत उत्पाद कहलाएगा। इन सभी का मैथमेटिकल फॉर्म है जिसे हम लोग एक करके देखते हैं। TP इक्वल टू सम ऑफ MP। सिग्मा है, ये सम ऑफ का सिंबल है, यानी जोड़ है। सीमांत उत्पाद के जोड़ को कुल उत्पाद कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि उत्पादन के जो साधन हैं उससे जब उत्पादन करें तो एक एक करके इकाइयों को लगाते हैं। उत्पादन की साधनों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से ज़्यादा मात्रा में हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है। तो जितनी इकाइयों को हमने लगाया उत्पादन के लिए साधनों की, उससे जितना हमें वस्तु प्राप्त हुआ, वस्तु की इकाइयाँ हमें प्राप्त हुई, उन सभी का जोड़ कुल उत्पाद कहलाता है।
दूसरा जिसे हमने अभी डिस्कस किया MPN इसका TPN माइनस TPN माइनस 1। इसका मतलब है कुल उत्पाद की इकाइयाँ माइनस कुल उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई, यानी जो अंतिम इकाई थी उसको घटा देंगे कुल उत्पाद में तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ N मिल जाएगा, मतलब कितना सीमांत उत्पाद प्राप्त हुआ है वह हमें पता चल जाएगा। इसे हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू चेंज इनटू TP चेंज टू L बाई L, यानी साधन की इकाइयों में जो परिवर्तन किया गया उससे कुल उत्पाद में कितना परिवर्तन हुआ, इसको ज्ञात करेंगे तो हमें सीमांत उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ L जो है साधन की इकाइयाँ है जिसका हम लोग उत्पादन में प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु के निर्माण करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे जैसे साधन की इकाइयाँ बढ़ती जाएंगी उत्पादन भी बढ़ता है, उसकी भी व्यवस्थाएँ होती हैं जिसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। और तीसरा है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद की प्राप्ति के लिए कुल उत्पाद में साधन की इकाइयों से डिवाइड करते हैं TP बाई L, यानी कुल उत्पाद में साधन की इकाइयों से भाग देने पर हमें औसत उत्पाद प्राप्त होता है, इसलिए प्रति इकाई उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। और सीमांत उत्पाद प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाला उत्पाद सीमांत उत्पाद कहलाता है। इस फॉर्म को हम लोग देखेंगे, इसको ही हम लोग लिखते हैं APL इंटू L इक्वल टू TP, जो यहाँ लिखा गया है। तो इस प्रकार उत्पादन की तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। इन तीनों को हम लोग तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग अभी करेंगे। तो अब हम लोग तालिका के द्वारा उत्पादन की तीनों अवधारणाओं को समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने लिया है साधन A भूमि, जो स्थिर साधन है। स्थिर साधन यानी उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान ये स्थिर बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है साधन B, जिसे श्रम का नाम दिया गया है। यह परिवर्तनशील साधन है, यानी उत्पादन के दौरान वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इसकी हम इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे, यानी अतिरिक्त इकाइयों को लगाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, सबसे पहला स्टेज होगा कि भूमि जो स्थिर साधन है उसकी एक इकाई है, और यदि साधन भी श्रम की 0 इकाई लगाया जाए तो उत्पादन शून्य होगा। और उत्पादन शून्य होने के कारण MP सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोग परिवर्तनशील साधन की एक इकाई लगाते हैं तो अनुपात जो होता है 1:1 का हो जाता है, यानी भूमि की एक इकाई और श्रम की एक इकाई। तो दोनों लगने के कारण हमारा उत्पादन शुरू हो जाता है और कुल उत्पाद 30 के बराबर है, यानी भूमि की एक इकाई और श्रम की एक इकाई लगाने से हमें कुल उत्पाद 30 इकाई की प्राप्ति हुई है। तो ये 30 इकाई है, तो हमारा सीमांत उत्पाद भी 30 होगा, औसत उत्पाद भी 30 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली इकाई से ही उत्पादन किया गया है, कुल उत्पाद 30 है। चूँकि पहली इकाई है इसलिए MPG भी होगा 30 ही है, और AP 30/1 करेंगे यानी TP/L
तो 30 ही आएगा। अब इस स्थिति में हम लोग देखें, जब स्थिर साधन की 1 इकाई अपरिवर्तनशील साधन की 2 इकाइयों का प्रयोग किया गया, यानी एक अतिरिक्त इकाई बढ़ा दी गई, 2 इकाइयों का प्रयोग किया गया, तो उत्पादन बढ़ के 90 हो गया, यानी हमें जो उत्पादन प्राप्त हुआ 90 इकाइयों के बराबर हुआ। तो दूसरी इकाई को लगाने के साथ ही हमें सीमांत उत्पाद ज्ञात करना पड़ेगा, यानी TPn-1, यानी एक अतिरिक्त इकाई को घटा देने से हमें जो उत्पादन प्राप्त हुआ वह सीमांत उत्पाद है। तो इसको हम लोग देखेंगे, 90 - 30 यानी 60। इसको जो TPn-1 है उसको घटा दिए TPn में, तो हमें 60 इकाइयों की प्राप्ति हुई। यानी दूसरी इकाई जो एक अतिरिक्त इकाई लगाने से हमें 90 इकाइयों, कुल 90 इकाइयों का उत्पादन किए, तो उसमें सीमांत उत्पाद जो होगा वो 60 इकाई होगी। और औसत उत्पाद का जो फॉर्मूला है TP/L, यानी कुल उत्पाद 90 इकाइयाँ जो लगाई गई उत्पादन के साधनों की वह हो गया 2, तो 90/2 45, तो हमारा जो औसत उत्पाद है 45 है। उत्पादन के दौरान स्थिर साधन जो होते हैं वह स्थिर बना हुआ है, इसलिए जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ परिवर्तनशील साधन की इकाइयों के द्वारा ही करते हैं, यह स्थिर बना रहेगा। और जो परिवर्तनशील साधन है जिसकी इकाइयों की हम संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, उससे ही हमें MP और AP ज्ञात करनी होती है। अब जब फिर से साधन B यानी श्रम की 1 इकाई अतिरिक्त इकाई को लगाया गया, यानी कुल 3 इकाइयों को लगाकर उत्पादन किया गया, तो हमें 125 इकाइयाँ प्राप्त हुई। तो फिर से MP निकालने के लिए हमें वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यहाँ भी 125 - 90 करेंगे तो हमें 35 इकाई, यानी जो तीसरी इकाई श्रम की लगाई गई उससे सीमांत उत्पाद की 35 इकाई प्राप्त हुई। और औसत उत्पाद हमारा 41.6 है, 41.6 निकलेगा, यानी 125/3। इस प्रकार जब हम लोग एक साधन श्रम के इकाइयों को बढ़ाते जाएं तो हमारा उत्पादन इस प्रकार बढ़ता है, सीमांत उत्पाद ये रहता है और औसत उत्पाद इस प्रकार का होता है। तो यहाँ आप कुछ मुख्य बातें हैं कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाते हैं, कुल उत्पाद हमेशा के लिए बढ़ता हुआ नहीं हो सकता है। उसका कारण होता है कि स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन के बीच जो अनुपात है वो बदलता चला जाता है। प्रारंभ में, शुरुआत में स्थिर साधन पर जब परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को लगाया जाता है, मिलाकर लगाया जाता है, तो विशिष्टीकरण और साधनों की अविभाज्यता के कारण उत्पादन में पहले 23 वृद्धि होती है। यानी शुरुआत में जब इकाइयाँ लगाई गई तो उत्पादन 23 बढ़ता है, फिर वह स्थिर हो जाता है यहाँ 170 वाली स्थिति में। उसके बाद भी यदि हम श्रम की इकाइयों को लगाते जाएंगे तो वह घटने लगेगा, यानी वह निगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक होने लगता है। इसका पता हमें सीमांत उत्पाद के द्वारा चलता है कि जो अतिरिक्त इकाइयां हम बढ़ाते गए उससे सीमांत उत्पाद में क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला देखें, पहली इकाई जब लगाए थे तो 30 इकाइयों की प्राप्ति हुई थी, दूसरी इकाई लगाने से 60, तीसरी इकाई जब लगाए तो हमारा सीमांत उत्पाद घट के 35 हो गया, फिर चौथी इकाई में 30, पांचवी में 15
और छठी इकाई जब लगाए श्रम की उत्पादन के दौरान तो यह शून्य हो गया, यानी सीमांत उत्पाद घटकर शून्य हो गया, यानी उसका कोई भी उत्पादन में योगदान नहीं रहा। उसके बाद भी जब 7वीं इकाई लगाते हैं तो उसका सीमांत उत्पाद -10 हो जाता है, क्योंकि यहाँ कुल उत्पाद 170 से घटकर 160 हो गया। यह बताता है कि जैसे जैसे श्रम की इकाइयों को हम बढ़ाते जा रहे हैं, स्थिर साधनों के साथ जो उसका अनुपात था वह ठीक नहीं रह गया। पहले जो उत्पादन बढ़ रहा था वह अब घटने लगा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि सीमांत उत्पाद पहले 23 से बढ़ा, 30 से 60 हो गया, फिर वह धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। घट के वह एक स्थिति ऐसी आई जब सीमांत उत्पाद शून्य हो गया। उसके बाद सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो गया। इस ऋणात्मक होने के कारण ही कुल उत्पाद, पहले हम यहाँ देखेंगे, पहले ये बढ़ता है, फिर जैसे सीमांत उत्पाद में कमी आने लगती है, यानी धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो ये देखिए इसमें वृद्धि भी धीमे धीमे हो रही है। और जब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है तो कुल उत्पाद स्थिर हो जाता है। उसके बाद जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पाद घटने लगता है। कुल उत्पाद कभी ऋणात्मक नहीं होता है, वह घटने लगता है, लेकिन धनात्मक बना रहता है। लेकिन सीमांत उत्पाद के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। सीमांत उत्पाद शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब तीसरा देखेंगे हम लोग औसत उत्पाद। औसत उत्पाद भी हमेशा धनात्मक बना रहता है, यह भी ऋणात्मक नहीं होता है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि यह सीमांत उत्पाद की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ता है और कम तेजी से घटता है। यानी जब सीमांत उत्पाद तेजी से बढ़ा तो कुल उत्पाद उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है। यहाँ हम देखेंगे 30 से 60 हुआ तो ये 30 से 45 ही हुआ है। उसी प्रकार जब सीमांत उत्पाद घटते हुए शून्य हो जाता है तो कुल उत्पाद 28.3 है छठी इकाई पर, यानी वह औसत उत्पाद बहुत तेजी से घटता नहीं है। जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है तो औसत उत्पाद तब भी धनात्मक बना रहता है। इस तालिका को ग्राफ के द्वारा भी समझा जा सकता है, जिसे हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे जब उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राफ पे खुद बना सकते हैं। हम लोग आगे इसका डिस्कस करेंगे कि कुल उत्पाद की रेखा, सीमांत उत्पाद की रेखा और औसत उत्पाद की रेखा अल्पकाल और दीर्घकाल में कैसी होती है। तो इस प्रकार हमने उत्पादन को समझा। उत्पादन की तीनों अवधारणाओं, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को भी समझ लिया है। साधन भी दो प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। ये अल्पकाल के लिए है। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। ये अल्पकाल के लिए है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ उत्पादन की अवधारणाओं को समझ रहे हैं कि परिवर्तनशील साधन लगाने पर उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन आता है, कुल उत्पाद कैसा होता है, सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन आता है और औसत उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है। तो इस वीडियो में हमने इन सभी अवधारणाओं को समझ लिया है। आशा करते हैं कि आगे के वीडियो में जब हम लोग उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे तो और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो वीडियो को देखते रहें और अपना कीमती सुझाव जरूर दें। किसी प्रकार की समस्या हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें ताकि सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद।